सबसे पहले तो अपनी तरफ से और अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से मैं चौधरी चरण सिंह को अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। आज बहुत से लोगों ने उनके कार्यकाल के बारे में बातचीत की कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने किस तरह से बजट को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, लेकिन ये बात शायद किसी ने नहीं की कि वो देश के प्रधानमंत्री इतने कम समय के लिए क्यों रहे, उनका कार्यकाल इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब आज हम लोग एक बार फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हमको ये भी समझना चाहिए कि ये लड़ाई कितनी कठिन है। इसको लड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके साथ पलटवार करने वाले लोग संख्या में कम, लेकिन पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या गुण है उनके अंदर कि इस लड़ाई को उन्होंने आज नहीं हजारों सालों से पलटने का काम काफ़ी कामयाबी के साथ हमारे देश में किया। और उसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सबने कहा है वो एक अलग तरह के प्रधानमंत्री थे। उनका चरित्र, जहां से वो आए और उनका दृष्टिकोण, ये सब बिल्कुल अलग था। और हमारे समाज में जिनका वर्चस्व रहा है उनको शायद बर्दाश्त भी नहीं था, और इसीलिए बहुत शायद 5 महीने के बाद ही उनको हटा दिया गया। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों को ये भी याद करना चाहिए कि उनको हटाने में कौन कौन था। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 1979 में भी हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उनका समर्थन और उनका साथ देने वाली थी, उन लोगों में नहीं थी जिन्होंने उनको हटाया। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक और भी बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, और वो ये कि वामपंथ को और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों को, इन दो धाराओं को हमेशा अलग रखने की एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश इस देश में की गई है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब तक ये कोशिश चलती रहेगी, जब तक हम लोग सब मिलकर के इस कोशिश को नाकाम करेंगे नहीं, तब तक शायद हमारी ये लड़ाई, जो एक मिली जुली लड़ाई होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। ये बात मैं आपके बीच में आज ज़रूर कहना चाहती थी। आज हम लोग चौधरी साहब को याद कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जयंत जी ने अब की साल ये पहल की कि उनके इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ मुद्दों को भी जोड़ करके उन मुद्दों पर विचार करने के लिए एक सबको मौका देने का काम उन्होंने किया है। और जैसा कि शरद जी ने कहा, अभी जो हमारे पुराने स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा, जो हालात हैं हमारे देश में वो बहुत ही ख़राब हैं, और उनके और ज़्यादा ख़राब होने में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक तरह का एजेंडा ही हमारे देश में चल रहा है। जिन लोगों का हम मानते हैं हज़ारों साल से वर्चस्व रहा है, आज वही लोग अपने एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और उस एजेंडे को चुनौती देने का काम जिस तरह से किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उस एजेंडे को एक बहुत बड़ी चुनौती, जो शायद चौधरी चरण सिंह के सबसे ज़्यादा वफादार अनुयायी हैं हमारे देश में, हमारे देश के किसान, उन्होंने 1 साल तक किया। 1 साल तक उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ दिल्ली को घेर करके रखा। इस घेरने का काम आप जानते हैं, आपके पूर्वजों ने भी कई बार हमारे इतिहास में किया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में जिस तरह से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों ने इस राजधानी को घेर करके रखा, तो उन्होंने केवल अपनी मांगों को उजागर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नए तरह के समाज की संरचना कैसे की जा सकती है उसका भी एक नमूना पेश किया।
और जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनको तो कोई झुका ही नहीं सकता, इनको तो कोई हरा नहीं सकता, हमारे किसानों ने करके दिखाया कि उनको झुकाया, उनको पीछे हटाया और उनको हार मानने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्या हमने उस लड़ाई से वो सब कुछ सीखा है जो सीखना चाहिए था, जो सीखना जरूरी था? उस लड़ाई का जो सबसे बड़ा महत्व था वो ये कि एक नया एजेंडा, जो शासकों का एजेंडा है, उसको चुनौती देने वाला एक वैकल्पिक एजेंडा लेकर के लाखों लोग साल भर दिल्ली को घेर करके बैठे कि जिस दिशा में ये सरकार जा रही है वो दिशा क्या है? सब कुछ निजी हाथों में देने की दिशा, उत्पादन, खेतों का उत्पादन अदानी और अंबानी के गोदामों में पहुंचाने की दिशा, इस पूरे देश के पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र को चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में देने की दिशा, और इस देश के अंदर मैं कहना चाहूंगी बहुत स्पष्ट तौर पर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को हटा करके मनुराज के, मनुवाद के, मनुस्मृति को हमारे ऊपर थोपने की दिशा जो इस सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, अगर उसको चुनौती देने का काम किसी ने किया तो इस किसान आंदोलन ने किया। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो आंदोलन अब हमारी सड़कों पर नहीं है, लेकिन वो जो एजेंडा है शासकों का, वो और भी ज्यादा तीव्रता के साथ, और भी ज्यादा कठोरता के साथ, और भी ज्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और असली खतरा वही है कि जो कुछ हमने अभी तक पाया है, जो कुछ इस सामाजिक न्याय की लड़ाई ने अभी तक पाया है, वो सब कुछ हमसे छीना जाएगा अगर हम लोग सब चेते नहीं, अगर हम लोग सब जागे नहीं। और इसीलिए ये जो आज का मुद्दा है, जो दो हिस्सों में हमारे सामने रखा गया है, एक तरफ ये कि जो समानता का आयोग है उसका निर्माण होना चाहिए, और देखा जाना चाहिए कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आखिर वो कितना समानता की बात को मानते हैं, वो कितना अपने अपने क्षेत्र में समानता को लागू करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की तो मांग है, हमारी पार्टी ने तो इस मांग का समर्थन भी किया है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये मांग ठीक नहीं, पहले पता लगाएं कि वहां हो क्या रहा है। मैं क्यों कह रही हूं कि आरक्षण जरूरी है? देखिए, आज इतने सालों के बाद मंडल आयोग की जरूरत क्यों पड़ी थी? आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी थी? जो देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा है, अगर उसको वंचित रखा जा सकता है नौकरियों से, अगर उसको वंचित रखा जा सकता है शिक्षा के क्षेत्रों से, और उसको आरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमको समझना चाहिए कि जब हमारी अपनी चुनी हुई सरकार न्याय करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अडानी और अंबानी, हम क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये न्याय करेंगे और ये अपने दफ्तरों में, ये अपने कारखानों में जो गरीब के बच्चे हैं, जो दलितों के बच्चे हैं, जो पिछड़ों के बच्चे हैं, उनको नौकरियां देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज चूंकि ये आयोग की बात हमारे सामने लाई गई है, निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा आयोग बनना चाहिए, हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आरक्षण की बात को हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जो दूसरा यहां पर मुद्दा रखा गया वो तो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है जाति जनगणना का मुद्दा। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि आखिर ये सरकार इस जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है। यहां पर शरद जी चले गए, वरना 4 लोग यहां मौजूद थे, त्यागी जी, श्रीकांत जेना जी, शरद यादव जी जो चले गए, और मैं, जिन्होंने 1990 में हाथ उठा करके मंडल आयोग का उस संसद के अंदर समर्थन किया था। और खूब गालियां भी हम लोगों ने खाई, खूब विरोध भी हमने सहा,
वो सब हमको मंजूर है। हम खुश हैं कि एक सही काम को करने का हमें काफी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ी, लेकिन उसका कोई हमको गम नहीं है। लेकिन हाँ, वो तो चुनाव तो हारना ही था, चलिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि उस मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध कौन कर रहा था। रथ निकाल करके उसका विरोध किया गया, और बहुत दुख की बात है कि उस रथ पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने चढ़ने का भी काम किया, और उस रथ के निकलने से और तमाम लोगों का उस पे चढ़ने से जो कुछ मंडल आयोग के पारित होने से इस देश की बहुमत जनता को मिलना चाहिए था, वो आज तक उनको नहीं मिला है। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल उसके लिए न करके उस रथ को धक्का देने में और उस रथ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का काम किया। ये बंद होना चाहिए। आज एकदम स्पष्ट सवाल सामने है। पार्लियामेंट कहती है जातीय जनगणना होनी चाहिए, पास हो जाता है, और पिछले साल सितंबर के महीने में हमारी सरकार कहती है सेंसस कमीशन को, जनगणना आयोग को, कि हम इसके खिलाफ हैं, हम नीतिगत तौर पर इसके खिलाफ हैं, हम इसको होने नहीं देंगे। आज अच्छी बात है कि हम लोग जागे, बहुत पहले जागने की जरूरत थी। जितने लोग इस जनगणना के पक्ष में हैं उनको बहुत पहले जागना चाहिए था और इसके लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इसका महत्व समझना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये हम तभी समझ पाएंगे कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के अपनाए जाने के बाद रथ निकालने का काम किया और उस बड़ी लड़ाई को एक तरह से बहुत पीछे धकेलने का काम किया। ये वही लोग हैं जो आज इस जातीय जनगणना के खिलाफ अपनी आवाज को उठा करके कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ एक सवाल जोड़ना है सेंसस की प्रश्नावली में, सिर्फ इतना ही पूछना है कि आपकी जात क्या है। कौन नहीं बताएगा? अगर कोई नहीं बताएगा तो उनका नाम उसमें आ जाएगा, अगर बताएगा तो उसका नाम जिस श्रेणी में आना चाहिए उसमें आ जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसका इतना विरोध हो रहा है। अगर इस विरोध को आप समझेंगे तब आपके अंदर एक ज्वालामुखी फटेगी कि इस विरोध का विरोध हमको करना है और अपने अधिकारों को लेकर के रहना है। मैं आपसे कहना चाहती हूं गर्व के साथ कि इस देश में एक जाति जनगणना हो चुकी है, एक ही हुई है आज तक, और वो कहां हुई थी आपको आश्चर्य होगा। वो केरला में हुई थी, 1968 में हुई थी, जब कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहली और आखिरी बार जातीय जनगणना एक प्रदेश में करवाई, केरला के प्रदेश में करवाई, और तमिलनाडु के बाद केरला ही है जिसने सबसे पहले जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। मंडल आयोग तो इसके बहुत बाद में आया। तो ये हो सकता है, ये होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद नीतीश जी भी शायद बिहार के अंदर एक पहल करने वाले हैं और वो कहते हैं कि मैं बिहार में ऐसी जनगणना करूंगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि राज्यों में करने से काम नहीं चलने वाला है। इस जातीय जनगणना को राष्ट्र के आधार पर, देश के आधार पर करना होगा। क्यों करना होगा? इसलिए कि इस सरकार ने और इसकी पहली सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। क्या लक्ष्मण रेखा? कि 50% के अंदर तुम लोग सब रहो, 50% के अंदर ही तुमको सबको रहना होगा, उससे ज्यादा मत मांगो, उससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। क्यों?
इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है? कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और अब तो हालत और भी ज्यादा गंभीर हो रही है। जहां जहां पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव हो रहा है, कई राज्यों में पिछड़ी जात के लोगों के लिए अलग से आरक्षण है, और वहां वहां कहा जा रहा है कि अब आपको बिना आरक्षण दिए चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके यहां कितने पिछड़ी जात के लोग हैं। अभी मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया, अब चुनाव वहां पर घोषित हो रहे हैं। इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें करीब करीब 50% सीटें पंचायतों में, नगर पालिकाओं में पिछड़ी जात के लोगों के लिए आरक्षित थी, और अब जो वहां चुनाव होने जा रहा है उसमें केवल 14% सीटें पिछड़ी जात के लोगों के लिए आरक्षित होने वाली हैं। महाराष्ट्र का चुनाव रुका हुआ है, बिना आरक्षण के चुनाव कराओ वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको इससे समझना होगा कि क्या हो रहा है। जो कुछ मंडल से मिला था, जो कुछ संविधान से मिला था, वो सब कुछ छीना जा रहा है। गिनती करना जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो आपको खड़े होकर के अपनी गिनती करवानी होगी। अपनी गिनती करवाने के बाद अपनी ताकत का एहसास हमको खुद होगा, और हमारी ताकत का एहसास उस दुश्मन का भी होगा। इसलिए ये जाति जनगणना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि विज्ञान भवन में ही बैठ करके इसके लिए हाथ उठा करके काम नहीं चलेगा। हर राज्य में, मनोज जी, पटना में एक ऐसा आयोजन होना चाहिए। जैन जी, लखनऊ में बहुत जरूरी है। आप भुवनेश्वर में भी करवाइए। आप जहां जहां हो सकता है उसके लिए कोशिश करिए। और केवल हमको अधिवेशन ही नहीं करना है, अगर जरूरत पड़े तो जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर करके रखा था, उसी तरह से जितने लोग भी खड़े होकर के अपनी गिनती करवाना चाहते हैं उनको एक बार फिर दिल्ली को घेर करके बैठना होगा। सरकार का कामकाज ठप करना होगा और इस सरकार से कहना होगा, तुम्हारा ये एजेंडा हमारे संविधान की जगह मनुस्मृति को लादने का एजेंडा चलने वाला नहीं है। हम जाग गए हैं, हम खड़े हो गए हैं। हम तुमको और तुम्हारे एजेंडे को पीछे धकेलेंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे लेकर के बढ़ेंगे। इतना कहकर के अपनी बात को समाप्त करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।